Hello students, in this video we are going to discuss solutions of JEE Main 2020 7th January second shift paper. I hope आप सब लोगों के एग्ज़ाम अच्छे हुए होंगे. So let's start discussing all the questions one by one. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक सर्कुलर डिस्क के लिए मास पर यूनिट एरिया यानी कि सरफेस डेंसिटी हमें गिवन है सिग्मा इक्वल टू ए प्लस बी आर जो है वो सेंटर से डिस्टेंस है और ए और बी दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं. तो अब इस डिस्क के लिए हमें सेंटर से पास होने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन के लिए हमें पता है कि डिस्क जो है उसमें मास डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है. तो पहले हमें इसके लिए एलिमेंट डिफाइन करना पड़ेगा और उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के फिर पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी हेल्प से हमें कैलकुलेट करना है. तो ये मान लेते हैं ये डिस्क है. डिस्क के लिए रेडियस हमें गिवन है ये स्मॉल ए है. ठीक है, तो डिस्क के लिए जो एलिमेंट है वो हम रिंग ले सकते हैं और ये एक्सिस है जो कि सेंटर से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है. इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. तो डिस्क के ऊपर एक एलिमेंट मैं ले लेता हूँ रिंग जो कि रेडियस एक्स की है और रिंग के लिए जो थिकनेस है वो हम डिफाइन कर देते हैं कि थिकनेस जो है वो है dx. तो इस एलिमेंटल रिंग के लिए पहले तो हम मास कैलकुलेट करते हैं dm. मास जो है वो डिफाइन होगा सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द एलिमेंटल रिंग. रिंग के लिए एरिया देखेंगे तो एरिया जो है वो रिंग का होगा 2 पाई x इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू विड्थ. टोटल लेंथ जो है वो 2 पाई x है. सिग्मा हमें दे रखा है ये हो गया a प्लस बी आर यानी कि x डिस्टेंस पे हम देख रहे हैं तो a प्लस बी एक्स इंटू डी ए इज 2 पाई x इंटू डी एक्स. ठीक है, ये हो गया dm. इस एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस के अबाउट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो di विल बी इक्वल टू dm इंटू रेडियस स्क्वायर, वो हो गया x स्क्वायर. क्योंकि x जो है ये जो एक्सिस है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रही है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं रिंग के लिए होता है mr स्क्वायर. तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें इस di को इंटीग्रेट करना होगा. तो वैल्यू रख देते हैं dm की, ये हो गया a प्लस बी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से हो गया 2 पाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स. सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई. वैल्यू रख देते हैं, आई विल बी इक्वल टू, ये हो गया इंटीग्रेशन ए प्लस बी एक्स इंटू 2 पाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स. दो पार्ट में इसको ब्रेक कर देते हैं इंटीग्रेशन को. तो कॉन्स्टेंट्स को मैं बाहर ले लेता हूँ. फर्स्ट टर्म में 2 पाई एक बाहर हो गया और ये हो गया एक्स क्यूब इंटू डी एक्स. सेकेंड टर्म जो है उसमें 2 पाई बी ये बाहर हो गया और ये हो गया एक्स रेस टू पावर 4 इंटू डी एक्स. लिमिट 0 टू रेडियस वो है स्मॉल ए. तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट करने से अपने पास में ये आ गया. फर्स्ट टर्म में एक्स रेस टू पावर 4 लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए रेस टू पावर 4 अपॉन 4 2 पाई बी और इसमें इसको इंटीग्रेट करने से ये हो गया एक्स रेस टू पावर 5. लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए रेस टू पावर 5 अपॉन 5 ये हो गया. जो टर्म्स कॉमन आ रही हैं उनको कॉमन ले लेते हैं. तो 2 पाई ए रेस टू पावर 4 ये कॉमन हो गया. फर्स्ट टर्म में अपने पास में है a बाई 4, सेकेंड में ये हो गया b इंटू ए अपॉन 5. सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक डायोड लगा हुआ है, एक बैटरी है और यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं. तो सर्किट में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है. यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में है और अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो हम डायोड को एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट हम फिर से इसको एक वायर से रिप्लेस करके ड्रॉ कर लेते हैं. फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके, करंट फाइंड आउट करके वायर
ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं सिंस डायोड इज in forward bias, so it will behave like a सिंपल वायर। ठीक है, तो डायोड को एक सिंपल वायर से रिप्लेस करके मैं फिर से सर्किट डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो हमें गिवन है कि ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये बैटरी है, और यहाँ पे डायोड था, डायोड को हमने एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर दिया, ये एक और रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये सारे रेजिस्टेंसेस 10 किलो ओम के हैं। बैटरी जो है उसके लिए वोल्टेज 30 वोल्ट है। ठीक है, तो अगर डायोड को हमने एक वायर से रिप्लेस कर दिया तो अब हम देख रहे हैं कि अब इस अरेंजमेंट में ये दोनों वायर्स, ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं वो पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट हो गया 5, और वो इक्विवेलेंट इसके साथ में सीरीज में होगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट हो गया 5, और वो 5 फिर इसके साथ में सीरीज में हो जाएगा। तो ओवरऑल इक्विवेलेंट सर्किट हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, 30 वोल्ट, 5 किलो ओम, और ये है 10 किलो ओम। ये पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी। ए और बी के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं करंट आई ऐसे फ्लो हो रही है, तो अगर करंट की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं आई इंटू आर से, ओम्स लॉ की हेल्प से। करंट फाइंड आउट करने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पास में आ गई 10 किलो ओम प्लस 5 किलो ओम, यानी कि 15 किलो ओम। तो करंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो करंट की वैल्यू हो गई पोटेंशियल डिफरेंस 30 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये हो गया 15 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से अपने पास में करंट की वैल्यू जो आ रही है ये हो गया 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये करंट इसमें से भी फ्लो कर रहा है, ए बी में से भी। तो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखेंगे वी ए बी, दिस विल बी इक्वल टू आई इंटू आर ए बी। तो करंट हो गया 2 इंटू 10⁻³ और रेजिस्टेंस अगर देखेंगे तो यह है 5 किलो ओम, यानी कि 5 इंटू 10⁻³। ये फैक्टर कैंसिल हो गया। तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अपने पास में आ रही है दैट इज 2 इंटू 5 10 वोल्ट। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक YDSC का अरेंजमेंट गिवन है, और YDSC अरेंजमेंट में स्लिट्स के बीच में सेपरेशन 0.015 मिलीमीटर है। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में सेपरेशन वो हमें दे रखा है 1.5 मीटर है, और जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए वेवलेंथ हमारे पास में है 589 नैनोमीटर। तो हमें सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में सेपरेशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है इंटरफेरेंस पैटर्न में। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में सेपरेशन जो है वो फ्रिंज विड्थ के इक्वल होगा। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन हमें पता है कि फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्बडा वेवलेंथ है लाइट की, कैपिटल डी स्लिट और स्क्रीन के बीच में सेपरेशन है, स्मॉल डी स्लिट्स के बीच में सेपरेशन है। तो ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 589 इंटू 10⁻⁻⁹, डी 1.5 मीटर, स्मॉल डी
0.15 mm है, तो ये हो गया 0.15 इंटू 10⁻³ -3 मीटर। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास में एक्सप्रेशन ये आ रहा है 589 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। तो मिलीमीटर में अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 5.89 मिलीमीटर, और विच कैन बी रिटन एज 5.9 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक प्लेनर लूप ऑफ वायर जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है। इनिशियली वायर का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और साथ में हमें दे रखा है कि इफ़ इट रोटेट्स विथ टाइम पीरियड ऑफ 10 सेकेंड अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन। तो प्लेन में कोई एक्सिस के अबाउट जो है ये 10 सेकेंड के टाइम पीरियड के साथ में रोटेट हो रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम किस टाइम इंस्टेंट पे होगी, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन देखते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो हम पहले फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। तो फ्लक्स अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो फाई की वैल्यू अपने पास में होगी BA cos थीटा। थीटा एंगल है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में, और अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है तो यहाँ पे अपने पास में ये एक्सप्रेशन आ गया BA cos ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू टाइम पीरियड के फॉर्म में अपने पास में है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो यहाँ से ये अपने पास में आ गया 2π/10, सो ओमेगा इज π/5, ये ओमेगा की वैल्यू होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ का अगर हम मैग्नीट्यूड देखते हैं तो ये होगा dφ/dt। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो अपने पास में एक्सप्रेशन ये आ गया BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अब ई के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज किस इंस्टेंट पे होगी ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फॉर ई मैक्स, यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम तब होगा जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू जो है वो होगी 1। अब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 कब होगी ये हमें चेक करना है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि sin omega t will be equal to 1, so omega t will be equal to π/2। ओमेगा की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो गया t इक्वल टू π/2 और ओमेगा इज π/5। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से अपने पास में आ गया 5/2 यानी कि 2.5 सेकेंड। ठीक है, तो 2.5 सेकेंड पे जो है यहाँ पे ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी। फॉर ई मिनिमम का केस अगर हम देखेंगे तो ये वो सिचुएशन होगी जब यहाँ पे ओमेगा टी जो है साइन ओमेगा टी की वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी। मिनिमम का मतलब ये हो गया कि मिनिमम जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करें यानी कि वो 0 होगी। तो 0 के लिए हम ये बोल सकते हैं कि साइन ओमेगा टी विल बी इक्वल टू 0, सो ओमेगा टी, अब ओमेगा टी के लिए जो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं वो 0 भी हो सकता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू पाई भी हो सकती है। तो 0 पे तो t इक्वल टू 0 वाला ही इंस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वैल्यू पॉसिबल है वो क्या है, पाई पे ऐसा होगा। तो यहाँ पे इसमें वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम वैल्यू रख देते हैं ओमेगा की, ये हो गया π/5, पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू आ गई 5 सेकेंड। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो तो 5 सेकेंड पे होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2.5 सेकेंड पे होगी। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अंडर एन एडियाबैटिक प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस डबल्ड। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में गैस का वॉल्यूम डबल हो रहा है, साथ में हमें इधर का है कि मीन कोलिजन टाइम बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल चेंजेस फ्रॉम τ1 टू τ2। CP/CV वो गामा के इक्वल है, तो हमें τ2/τ1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि मीन कोलिजन टाइम जो है उसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइनल अपॉन इनिशियल।
मेन कोलिजन टाइम यानी कि जिसको कि हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, हम ये जानते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अपॉन रूट टी टेम्परेचर। वी वॉल्यूम है गैस का और टी जो है वो गैस का टेम्परेचर है। साथ में प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास में वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन ये है कि टी वी रेज टू पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से टेम्परेचर की डिपेंडेंसी अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि रूट टी विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी रेज टू पावर गामा -1 अपॉन 2। स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी रेज टू पावर गामा -1, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये हो गया। अब ये वाली जो वैल्यू है वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम टॉ विल बी प्रोपोर्शनल टू वी रेज टू पावर 1 प्लस गामा -1 अपॉन 2। सो रिलैक्सेशन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू वी रेज टू पावर, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं पावर को, तो ये हो गया 2 प्लस गामा -1 यानी कि गामा +1 अपॉन 2। ठीक है, ये रिलैक्सेशन टाइम का वॉल्यूम के साथ में रिलेशन आ गया। तो अगर हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो टो 2 अपॉन टो 1, ये रेशियो अपने पास में आ जाएगा V2 अपॉन V1 रेज टू पावर गामा +1 अपॉन 2। हमें दे रखा है कि गैस का वॉल्यूम जो है वो डबल हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम का डबल है। सो V2 इज़ 2V0 अपॉन V0 गामा +1 अपॉन 2। तो यहाँ से अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई 2 रेज टू पावर गामा +1 अपॉन 2। ठीक है, अब हम ऑप्शंस में देख रहे हैं कि किसी भी ऑप्शन में ये वाली वैल्यू नहीं दे रखी है, तो एक्चुअल में जो है क्वेश्चन बोनस होना चाहिए था, बट जेई ने आंसर में जो है इसका रेसिप्रोकल यानी कि ये जो है ये वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर दे रखा है, बट वो करेक्ट आंसर नहीं होगा, वो वैल्यू होगी टो 1 अपॉन टो 2 की, यानी कि करेक्ट आंसर ये होना चाहिए था। ठीक है, तो क्वेश्चन एक्चुअल में बोनस होना चाहिए था, बट वो बोनस नहीं डिक्लेयर करके जेई ने ये करेक्ट दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल की जो एक्टिविटी है वो 700 पर सेकेंड से 500 पर सेकेंड हो जाती है 30 मिनट की ड्यूरेशन में। तो हमें इसकी हाफ लाइफ की क्लोजेस्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पे देखनी है ऑप्शंस में, यानी कि हमें हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है और फिर नियरेस्ट वैल्यू जो है वो ऑप्शन में मार्क करनी है। तो एक्टिविटी जो है वो टाइम के साथ में जो वेरी हो रही है उसके लिए रिलेशन हम जानते हैं। एक्टिविटी एट एनी टाइम टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए इक्वल टू ए नोट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, ये रिलेशन होता है। ए नोट इज इनिशियल एक्टिविटी। ठीक है, तो सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन राइट ई रेज टू पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू ए नोट अपॉन ए। यहाँ से अगर हम दोनों तरफ एलन ले लेते हैं तो ये हो गया लैम्डा टी इज इक्वल टू एलन ए नॉट अपॉन ए। ठीक है, तो ये अपने पास में एक रिलेशन हो गया। साथ में जो लैम्डा है उसका रिलेशन जो है वो हाफ लाइफ से होता है, तो ये भी हमें पता है कि टी हाफ इज इक्वल टू एलन 2 अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लैम्डा इंटू टी हाफ इज इक्वल टू एलन 2। ये सेकेंड रिलेशन है। हमें टी हाफ कैलकुलेट करना है, तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपने पास में लैम्डा कैंसिल हो गया और ये हो गया टी हाफ अपॉन टी टाइम, दिस इज इक्वल टू एलन 2 अपॉन, ये आ गया एलन ए नॉट अपॉन ए। सो टी हाफ इज इक्वल टू टी इंटू एलन 2 अपॉन एलन ए नॉट अपॉन ए। अब इसमें वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टाइम जो है वो हमें दे रखा है 30 मिनट, तो टाइम की जो यूनिट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वही टी हाफ की भी यूनिट होगी। तो ये हो गया 30 ln 2
ln। ए नोट जो है वो इनिशियल एक्टिविटी है यानी कि 700, ए वो 30 मिनट के बाद में एक्टिविटी है यानी कि 500, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से अपने पास में टी हाफ की वैल्यू आ गई 30 इंटू ln2 अपॉन ln 7/5। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है नियरली 61.8 मिनट। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि एग्जैक्ट ये वैल्यू तो ऑप्शन में नहीं है, बट इसके जो नियरेस्ट वैल्यू है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, वो अपने पास में है 62 मिनट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें b² म्यू नॉट इस क्वांटिटी की जो है डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, और हमें गिवन है कि b इज़ मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू नॉट इज़ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो b² म्यू नॉट ये टर्म जो है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन होगी वो एनर्जी डेंसिटी की होगी। ठीक है, तो b² म्यू नॉट, दिस इज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, और एनर्जी डेंसिटी जो है वो हम एक्सप्रेस करते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से। तो यहाँ से इस टर्म के लिए अगर हम डायमेंशन देखेंगे b² म्यू नॉट, दिस विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी अपॉन डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। डायमेंशन ऑफ एनर्जी वो हम जानते हैं m1L2T-2, या फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी की डायमेंशन वर्क की ही डायमेंशन है। तो ये हो गया m1L2T-2। वॉल्यूम के लिए डायमेंशन वो है L3। सो यहाँ पे इस टर्म के लिए डायमेंशन अगर हम देखेंगे तो ये हो गया m1L-1T-2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और मास m दे रखा है इलेक्ट्रॉन के लिए, और एक फोटोन है। दोनों की जो एनर्जी है वो सेम है और वो इक्वल है E के, और E की वैल्यू हमें दे रखा है कि ये फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ और फोटोन के लिए जो वेवलेंथ है इसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम कैलकुलेट करते हैं। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से कोई भी पार्टिकल अगर m मास का मूव अगर हो रहा है और उसके पास में काइनेटिक एनर्जी अगर k है, तो उसके लिए हम जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो एक्सप्रेस होती है h अपॉन मोमेंटम। मोमेंटम जो है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं √2m के। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास में जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो E के इक्वल है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई h अपॉन √2me। फोटोन के लिए एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फोटोन के लिए जो एनर्जी है वो एक्सप्रेस होगी hc अपॉन लैम्बडा से। तो यहाँ से अगर हम लैम्बडा कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू अपने पास में आ गई hc अपॉन e। ठीक है, तो अब इन दोनों के लिए हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। लैम्बडा डी यानी कि इलेक्ट्रॉन के डी ब्रॉगली वेवलेंथ और फोटोन के वेवलेंथ लैम्बडा, इन दोनों का रेशियो अगर हम लेते हैं तो ये हो गया h अपॉन √2me इंटू ये e न्यूमरेटर में आ गया और ये हो गया hc। h कैंसिल हो गया और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये रूट में e है, यहाँ से सॉल्व करने से अपने पास में c बाहर है, ये हो गया 1/c इंटू √e/2m। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक बिल्डिंग एलिवेटर मैक्सिमम 10 पर्सन्स को कैरी कर सकती है ऑफ एवरेज मास 68 kg। एलिवेटर का जो खुद का मास है वो 920 kg है, और एलिवेटर जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव होती है, दैट स्पीड इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। साथ में हमें ये भी दे रखा है कि जो अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स एलिवेटर पे ड्यूरिंग मोशन यहाँ पे लग रहा है दैट इज़ 6000 न्यूटन। तो
अगर एलिवेटर जो है वो अपनी फुल कैपेसिटी में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है तो एलिवेटर की जो मोटर है उसकी पावर डिलीवर्ड हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पावर डिलीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे पहले मोटर को कितना फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि जो फोर्स आएगा वो कांस्टेंट फोर्स आएगा और कांस्टेंट फोर्स की पावर हम एफ डॉट वी से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एलिवेटर पे नेट फोर्स जीरो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो मोटर का जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो हम पहले फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद में हम उसके लिए पावर डिलीवर्ड कैलकुलेट करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिंस एलिवेटर इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन जो है वो एलिवेटर का जीरो होगा, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो एलिवेटर पे जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू जीरो होगी। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये हो गया कि मोटर जो यहाँ पे इस पे फोर्स एग्जर्ट करेगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो टोटल लग रहा है और साथ में जो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे टोटल लग रहा है उसके इक्वल होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम देखेंगे तो एक तो एलिवेटर का खुद का मास है, दूसरा उसमें जो फुल कैपेसिटी पे अगर चल रही है तो 10 पर्सन्स भी हैं। तो एलिवेटर का जो खुद का मास है दैट इज 920 और 10 पर्सन्स का मास अगर हम देखेंगे तो एक पर्सन के लिए 68 केजी है, तो ये अपने पास में हो गया 680। ये टोटल मास हो गया इनटू जी की वैल्यू 10 दे रखी है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। साथ में जो फ्रिक्शन फोर्स हमें दे रखा है वो है 6000। तो यहाँ से अपने पास में ये एक्सप्रेशन आ गया 1600 यानी कि 16,000 प्लस 6,000, तो टोटल फोर्स ये हो गया 22,000 न्यूटन। यानी कि एलिवेटर की मोटर को इतना टोटल फोर्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, और ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स रहेगा क्योंकि एलिवेटर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि पावर डिलीवर्ड बाय मोटर दैट विल बी इक्वल टू एफ मोटर डॉट बी। एफ मोटर जो है वो हमें दे रखा है 22,000, वेलोसिटी ये है 3 और फोर्स और वेलोसिटी क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में चल रही है तो मोटर का फोर्स जो है वो भी अपवर्ड ही होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये हो गया cos 0। तो यहाँ से अपने पास में ये आ गया 66,000 वॉट, ठीक है। सो दिस इज द पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 2 आइडियल कार्नोट इंजन्स ऑपरेट इन कैस्केड, जिसका मतलब ये है कि इंजन्स को हम सीक्वेंस में यूज़ कर रहे हैं और फर्स्ट इंजन के लिए जो हीट आउटपुट है वही सेकंड इंजन के लिए हीट इनपुट है। सिस्टम जो है वो T1 एंड T2 टेम्परेचर के बीच में यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। T1 हमें मेंशन्ड है कि इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वर फॉर फर्स्ट इंजन, एंड T2 वो सेकंड इंजन के लिए जो है कोल्ड रिजर्वर का टेम्परेचर है। और साथ में हमें ये भी गिवन है कि कैपिटल T इज़ द टेम्परेचर ऑफ सिंक ऑफ फर्स्ट इंजन, ठीक है, एंड विच इज़ ऑल्सो द टेम्परेचर ऑफ सोर्स फॉर द सेकंड इंजन। तो T1 और T2 में हमें रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और हमें लास्ट में ये भी मेंशन है कि दोनों इंजन्स जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो T1 एंड T2 में रिलेशन के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम वर्क को रिलेट कर सकते हैं। दोनों के लिए वर्क का अमाउंट हमें सेम दे रखा है। फर्स्ट जो इंजन है वो उसके लिए सोर्स टेम्परेचर T1 है एंड सिंक टेम्परेचर वो हमें दे रखा है वो है T। फर्स्ट इंजन के लिए अगर हम वर्क रिलेट करेंगे तो वर्क को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं Q इनपुट माइनस Q आउटपुट। फर्स्ट इंजन के लिए इनपुट हीट हमने ले ली वो है Q इनपुट और आउटपुट हीट हमने ले ली वो है Q आउटपुट। साथ में हम ये भी जानते हैं एफिशिएंसी का जो एक्सप्रेशन होता है कि उससे Q आउटपुट अपॉन Q इनपुट ये सिंक के टेम्परेचर अपॉन सोर्स के टेम्परेचर के इक्वल होता है, तो T अपॉन T1 ये सेकंड रिलेशन है। सेकंड जो इंजन है वो उसके लिए सोर्स टेम्परेचर
वो इसके सिंक का टेम्परेचर है यानी कि T, और इसके लिए जो सिंक टेम्परेचर है वो हमें गिवन है, वो है T2। इसके लिए भी अमाउंट ऑफ वर्क हमें दे रखा है वो सेम ही है, तो ये भी W है। और इसके लिए इनपुट हीट वही है जो फर्स्ट इंजन के लिए आउटपुट हीट है, तो वो हो गया Q0, ये इनपुट हीट होगी। और इससे जो आउटपुट हीट है वो हम ले लेते हैं Q0 डैश, ये थर्ड इक्वेशन। साथ में इस वाले इंजन के लिए भी इनपुट हीट और आउटपुट हीट का जो रेशियो है यानी कि Q आउटपुट डैश अपॉन Q इनपुट, वो Q0 है इसके लिए। ये सिंक टेम्परेचर यानी T2 अपॉन सोर्स टेम्परेचर यानी T के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये दोनों इंजन्स के लिए अपने पास में रिलेशंस हैं। अब इन रिलेशंस के हेल्प से हम T1 T2 को रिलेट करते हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 and 3 से हम वर्क डन को इक्वेट कर देते हैं, तो ये हो गया QI माइनस Q0 इट इज इक्वल टू W, एंड W इज इक्वल टू Q0 माइनस Q0 डैश। Q0 की टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो गया 2 Q0 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ में ऐड कर देते हैं, QI प्लस Q0 डैश। यहाँ से ये अपने पास में आ गया 2 Q0 से डिवाइड कर देते हैं, QI अपॉन Q0 प्लस Q0 डैश अपॉन Q0। QI अपॉन Q0 की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको इन्वर्ट कर देंगे T1 अपॉन T, और Q0 डैश अपॉन Q0 की वैल्यू इससे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एक्सप्रेशन ये आ गया 2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T प्लस T2 अपॉन T। T एलसीएम हो गया, तो यहाँ से अपने पास में ये आ गया T1 प्लस T2 अपॉन T। सो T कैन बी रिटन एज T1 plus T2 upon 2. So this is the relation between T and T1 and T2. Okay. Next question में हमें given है कि a stationary observer receives sound from two identical tuning forks, one of which approaches and other one recedes with same speed. यानी कि एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर को दो ट्यूनिंग फॉर्क से साउंड रिसीव हो रही है, एक ऑब्जर्वर की तरफ मूव हो रहा है, दूसरा उससे अवे मूव हो रहा है विथ सेम स्पीड, और स्पीड ऑफ बोथ ट्यूनिंग फॉर्क इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड, ये मेंशन्ड है। ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी दोनों ट्यूनिंग फॉर्क के लिए 1400 हर्ट्ज है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वो हमें गिवन है 350 मीटर पर सेकेंड। अगर ऑब्जर्वर को 2 बीट पर सेकेंड सुनाई दे रही है, तो हमें दोनों ट्यूनिंग फॉर्क की जो स्पीड है वो कैलकुलेट करनी है कि वो नियरली किसके इक्वल है, ठीक है। तो बीट जो सुनाई देंगी वो इस वजह से सुनाई देंगी क्योंकि ऑब्जर्वर जो है उसके पास में दोनों जो साउंड आ रही होंगी उनकी फ्रिक्वेंसी, अपरेंट फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होगी। सोर्स की फ्रिक्वेंसी तो सेम है, बट दोनों सोर्स से जो फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्वर के पास में वहाँ पे रिसीव हो रही होगी, जो उसको सुनाई दे रही होगी, वो दैट विल बी डिफरेंट। तो हम दोनों फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और उनका डिफरेंस जो है वो बीट फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगा। तो सिचुएशन कुछ इस टाइप से है कि यहाँ पे हम ले लेते हैं कि यह है सोर्स 1, यहाँ पे ये हम मान लेते हैं ये ऑब्जर्वर है, और यहाँ पे ये दूसरा सोर्स है, सोर्स 2। सोर्स 1 जो है वो इधर की तरफ मूव हो रहा है, और ये स्पीड हम ले लेते हैं दैट इज Vs। सोर्स 2 वो भी सेम स्पीड से ही चल रहा है, बट ये अवे मूव हो रहा है, तो ये ले लेते हैं Vs इधर की तरफ, और ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे अगर है तो इसके लिए जो वेलोसिटी है दैट इज 0, ठीक है। एपरेंट फ्रिक्वेंसी डॉपलर इफेक्ट से हम ये जानते हैं कि एफ डैश विल बी इक्वल टू एफ नॉट इंटू वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस, ठीक है। वी जो है वो स्पीड ऑफ साउंड है इन मीडियम, और वी नॉट वो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है टुवार्ड्स द सोर्स, एंड Vs इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। तो S1 और S2 दोनों से जो साउंड आ रही है उसके लिए अब हम ये अपरेंट फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। सो फॉर S1 F1 विल बी इक्वल टू एफ नॉट इंटू, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो ये वाली वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, तो ये हो गया V अपॉन V, और ये वेलोसिटी टुवार्ड्स ऑब्जर्वर है तो माइनस
Vs. For S2, F2 will be equal to F naught V upon V माइनस Vs. Vs जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट जो हम लिखते हैं वो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस Vs, सो माइनस माइनस प्लस Vs. ये एक्सप्रेशन आ गया. हमें ये भी गिवन है कि जो बीट सुनाई दे रहा है वो उसकी फ्रिक्वेंसी है 2, तो हम ये बोल सकते हैं कि एंड बीट फ्रिक्वेंसी विल बी इक्वल टू मोड ऑफ F1 माइनस F2. वैल्यूज हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉल है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो यहाँ से ये इक्वल हो गया 2. मोड F1 माइनस F2 में हम हटा देते हैं क्योंकि F1 की वैल्यू F2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे F नॉट इंटू वी ये कॉमन हो गया और ये एक्सप्रेशन अपने पास में आ गया V माइनस वी एस माइनस V प्लस वी एस. ठीक है, यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 2 इज इक्वल टू F नॉट इंटू वी. एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम अपने पास में आ गया वी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर, वी प्लस वी एस माइनस वी प्लस वी एस. वी कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 F नॉट इंटू वी 2 वी एस अपॉन, हमें ये गिवन है कि V इज ग्रेटर देन वी एस, तो यहाँ से हम वी एस स्क्वायर को वी स्क्वायर कंपेरिजन में नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये हो गया वी स्क्वायर. वी की एक टर्म ये कैंसिल हो गई, 2 का फैक्टर कैंसिल हो गया, सो वी एस इज इक्वल टू वी अपॉन एफ नॉट. वी स्पीड ऑफ साउंड है और वो हमें गिवन है, दैट इज 350. एफ नॉट फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स है, दैट इज 1400. तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास में वी एस की वैल्यू आ रही है 1/4 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक बिल्डिंग में 15 बल्ब्स 45 वॉट के हैं, 15 बल्ब्स 100 वॉट के हैं और 15 स्मॉल फैंस हैं 10 वॉट के, और 2 हीटर हैं ईच ऑफ 1 किलोवाट. साथ में बिल्डिंग के लिए इलेक्ट्रिक मैन के लिए वोल्टेज हमें गिवन है 220 वोल्ट. तो हमें यहाँ पे मिनिमम फ्यूज कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो मिनिमम फ्यूज कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर सारी डिवाइसेस ऑपरेट होंगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक मैन में से कितना करंट फ्लो करेगा. तो फ्यूज जो है उसकी कैपेसिटी जो है उतना करंट फ्लो करने की मिनिमम होनी चाहिए. ठीक है, उससे ज़्यादा कैपेसिटी का कोई भी फ्यूज़ जो है वो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो टोटल पावर जो है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जो सारी डिवाइसेस हैं वो टोटल कितनी पावर यहाँ पे कंज्यूम कर रही हैं. टोटल पावर कंज्यूम्ड, तो सारी डिवाइसेस के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 15 बल्ब्स हैं वो 45 वॉट के हैं, तो ये इनके लिए हो गया, प्लस 15 बल्ब्स जो हैं वो 100 वॉट के हैं, प्लस 15 स्मॉल फैंस हैं ईच ऑफ 10 वॉट, प्लस देयर आर 2 हीटर्स ईच ऑफ 1000 वॉट. ठीक है, ये अपने पास में टोटल पावर आ गई. सो टोटल पावर जो है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं. ये वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक मैन से जो सप्लाई हो रही है उसके इक्वल है, तो यहाँ पे ये हो गया V इंटू आई. V जो है वो इलेक्ट्रिक मैन के लिए वोल्टेज है और ये इलेक्ट्रिक मैन से जो करंट है वो है. इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है 4325 वोट. ठीक है, तो वोल्टेज हमें इलेक्ट्रिक मैन के लिए गिवन है, तो यहाँ से अगर हम करंट कैलकुलेट करते हैं ये हो गया 4325 और वोल्टेज की जो वैल्यू है दैट इज़ 220 वोल्ट. तो यहाँ से इसकी वैल्यू अपने पास में आ रही है 90.66 एम्पियर. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक मैन के लिए फ्यूज़ है उस फ्यूज़ की मिनिमम कैपेसिटी ये होनी चाहिए कि इतना करंट जो है उसमें से पास हो सके. तो इससे ज़्यादा कैपेसिटी का जो है कोई भी फ्यूज़ हम वैसे यूज़ कर सकते हैं. तो मिनिमम वाले केस में इससे कोई भी हायर वैल्यू, जो मिनिमम हायर वैल्यू है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं. तो
जो ऑप्शंस गिवन है उसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इससे जो हायर वैल्यू है उसमें भी मिनिमम वैल्यू का जो फ्यूज़ है वो पॉसिबल है 20 एम्पियर के लिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि ए थिन लेंस मेड ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और फोकल लेंथ हमें दे रखी है 16 सेंटीमीटर। यानी कि ग्लास लेंस के लिए एयर में फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है। अब दे रखा है कि इट इज़ इमर्ज इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42। तो अब इसकी जो फोकल लेंथ लिक्विड में इमर्ज करने के बाद में जो फोकल लेंथ है वो है FL। तो लिक्विड में जो फोकल लेंथ है और एयर में जो फोकल लेंथ है, इन दोनों फोकल लेंथ का हमें रेशियो नियरेस्ट इंटीजर में बताना है। ठीक है, तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में जो रिलेशन है लेंस मेकर्स फॉर्मूला से, वो हम ये जानते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज एक्सप्रेस्ड एज 1/f इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन सराउंडिंग। तो लेंस अपॉन सराउंडिंग -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारे पास में थिन लेंस के लिए फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन है। तो एक बार तो वैल्यू जो है वो एयर के लिए हमें कैलकुलेट करनी है और दूसरी बार जो वैल्यू है वो हमें गिवन लिक्विड मीडियम के लिए कैलकुलेट करनी है। तो एयर में जो फोकल लेंथ है वो F से यहाँ पे है 1/f इज इक्वल टू, लेंस के लिए ये हमें दे रखा है दिस इज 1.5 अपॉन सराउंडिंग एयर के लिए 1 हो गया -1 और ये वाली टर्म है 1/R1 माइनस 1/R2। हमें f की वैल्यू दे रखी है एयर में, तो हम चाहें तो यहाँ पे इस टर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हमें रेशियो कैलकुलेट करना है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अगर लिक्विड के अंदर सबमर्ज करने के बाद में जो है हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो अब इसकी वैल्यू ये होगी 1/FL। तो लिक्विड मीडियम में ये हो गया 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1.42 -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो हमें रेशियो कैलकुलेट करना है FL अपॉन F का। सो FL अपॉन F विल बी इक्वल टू, तो FL अपॉन F कैलकुलेट करने के लिए हम 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो 1 में मैं 2 को डिवाइड करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ गया और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन अपने पास में आ गया 1.5 -1 अपॉन 1.5 1.42 -1 और ये दोनों टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये अपने पास में आ गया 1.42 इंटू न्यूमरेटर में है 0.5 और डिनोमिनेटर में यहाँ पे हम वैल्यू देखेंगे तो 1.5 माइनस 1.42 दिस इज 0.08। ठीक है, इन वैल्यूज़ को जो है अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 8.875। ठीक है, तो नियरेस्ट इंटीजर में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये वाली वैल्यू अपने पास में आ गई, नियरेस्ट इंटीजर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें दे रखा है। t=0 पे एक चार्ज पार्टिकल जो कि 0,0, π/k पॉइंट पे है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v0 k कैप है। इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन हमें देखनी है कि वो किधर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो वेव की इक्वेशन हमें दे रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इक्वेशन है अपने पास में E = E0 I कैप प्लस J कैप अपॉन √2 cos kz प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि वेव के जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है वो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये टर्म पॉजिटिव है ओमेगा टी के साथ में, तो वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन -z है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वेव वेलोसिटी इज इन -k कैप, ये वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, अब पार्टिकल जो है उसको हमने 0,0, π/k पे है लोकेटेड है, तो यहाँ पे
हम ले लेते हैं कि ये डायरेक्शन है, इधर ये हम x डायरेक्शन ले लेते हैं, ये वाली डायरेक्शन होगी y। वेव वेलोसिटी वो अंदर की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो वेव वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ है, अंदर की तरफ है, और पॉजिटिव z वो आउटवर्ड है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये ओरिजिन है, तो पार्टिकल जो है वो 0,0, π/k पे है। तो इसका मतलब ये हो गया कि z एक्सिस पे पॉजिटिव z में है, इस पॉइंट से ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे। तो पार्टिकल की जो लोकेशन है वहाँ पे अगर हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, तो पार्टिकल जो है उसके लिए वेलोसिटी हमें दे रखी है वो v0 k कैप में है, तो यहाँ पे इधर की तरफ वेलोसिटी है, तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई v0 दे रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन में t = 0 पे हमें दे रखा है कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों 0 हैं और z कोऑर्डिनेट जो है वो π/k है। तो ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है वो हो गया E0 I कैप प्लस j कैप अपॉन √2, और यहाँ पे ये वाली टर्म 0 हो गई, यहाँ पे ये आ गया cos पाई, और cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया माइनस। तो इस गिवन इंस्टेंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इस वाले वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, और इस वेक्टर की डायरेक्शन अगर हम देखेंगे, यानी कि इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2 है, तो ये वेक्टर जो है वो इधर की तरफ होगा आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और दोनों की वैल्यू है 1/√2। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो पार्टिकल है यहाँ पे उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस लाइन के अलोंग होगा और इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन। तो इस गिवन इंस्टेंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपने पास में आ रही है वो इधर की तरफ आ रही है, ये हो गया ई वेक्टर, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया जिसकी वैल्यू अपने पास में आ जाएगी Q × E, ठीक है। साथ में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स जो लग रहा है उसके लिए डायरेक्शन हमें यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। हमें ये पता है कि E कैप क्रॉस B कैप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम देखें तो हमें दे रखा है कि वेव वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसकी डायरेक्शन तो अंदर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर की तरफ आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर भी होंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो जेड डायरेक्शन में है इधर की तरफ, तो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में ऐसे होगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो या तो इधर की तरफ है या इधर की तरफ है, तो वो हम इससे चेक करेंगे कि E क्रॉस B की डायरेक्शन जो है वो वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन में आनी चाहिए, ये वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो E क्रॉस B, अगर B हम इधर ले लेते हैं तो हम देख रहे हैं राइट हैंड रूल से E क्रॉस B की डायरेक्शन इनवर्ड आ रही है, और अगर हम इधर ले लेंगे B तो वो जो डायरेक्शन होगी E क्रॉस B की वो आउटवर्ड आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर जो है पार्टिकल का वो तो इधर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया, तो अब जो मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल पे लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन पार्टिकल, दैट विल बी गिवन बाय Q × V क्रॉस B, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन V क्रॉस B की डायरेक्शन में होगी। तो V क्रॉस B अगर हम देखते हैं तो पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव Z में है इधर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। तो राइट हैंड रूल से अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आ रहा है उसकी डायरेक्शन भी इधर की तरफ ही है। तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं और दोनों की ही डायरेक्शन जो है वो इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। सो वी कैन से F net will be equal to F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक, ठीक है। और ये जो F net है
दिस इज पैरेलल टू माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वी कैन से एफ नेट इज एंटी पैरेलल टू आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2 वेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 10 kg का ब्लॉक है और 4 मीटर की स्ट्रिंग से ब्लॉक जो है वो हैंग कर रहा है। अब स्ट्रिंग के मिड पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो हम एफ अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि मिड पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रिंग का पार्ट है वो 45 डिग्री पे अरेंज होता है इक्विलिब्रियम में। तो फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो अगर हम सिचुएशन ड्रॉ करते हैं तो सिचुएशन अपने पास में ये हो गई कि ये वर्टिकल हो गया, ये स्ट्रिंग का मिड पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं और ये 10 kg ब्लॉक ऐसे हैंग कर रहा है, इधर की तरफ ये फोर्स लग रहा है F। ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। ठीक है। स्ट्रिंग की टेंशन जो है वो इधर की तरफ लग रही होगी, ये वाला एंगल भी कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। ठीक है। तो अब फोर्स F अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम इस पर फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। टेंशन का जो है एक कंपोनेंट वो इधर की तरफ आ जाएगा, ये हो गया T cos 45, दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा, ये हो गया T sin 45। ठीक है। इक्विलिब्रियम में हम फोर्सेस बैलेंस कर देते हैं, तो ये हो गया T sin 45, ये इक्वल हो गया F के, फर्स्ट इक्वेशन, और ये हो गया T cos 45, ये 10 kg यानी कि इसका जो वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो हो गया अपने पास में 100 न्यूटन। तो ये इक्वल हो गया 100 न्यूटन के। ये सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अपने पास में आ गई T/√2 और इसमें भी वैल्यू है T/√2। ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को हम देख रहे हैं कि LHS जो है वो यहाँ पे सेम है, तो इसका मतलब RHS भी सेम होगा। तो फोर्स की जो वैल्यू अपने पास में आ रही है वो कितनी है 100 न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक बॉक्स का वेट जो है वो एक स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से हम यहाँ पे मेज़र कर रहे हैं। नॉर्थ पोल पे जो है स्प्रिंग बैलेंस से जो वेट यहाँ पे मिल रहा है दैट इज़ 196 न्यूटन। अब सेम बॉक्स का सेम स्प्रिंग बैलेंस से वेट जो है वो अगर इक्वेटर पे मेज़र करते हैं तो वेट की जो वैल्यू है वो नियरेस्ट किस ऑप्शन की होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। रेडियस अर्थ की वो हमें दे रखी है और नॉर्थ पोल पे जो है जी की वैल्यू जो है वो भी हमें दे रखी है। ठीक है। अब हमें पता है कि अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट जो है अगर वो हम कंसिडर करते हैं तो डिफरेंट सरफेस के डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है वो जी की वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग बैलेंस मेजर कर रहा है वो बेसिकली एपरेंट वेट मेजर कर रहा है। ठीक है। और एपरेंट वेट की वैल्यू जो है वो हम जानते हैं कि वो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी पॉइंट के पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है। तो अगर हम पोल पे देखते हैं तो पोल पे जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो mg के इक्वल होती है, क्योंकि पोल पे जो है रोटेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ये वैल्यू हमें दे रखी है दैट इज 196 न्यूटन। तो यहाँ से हम मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो बॉक्स है उसका मास कितना होगा 196 अपॉन जी, और पोल पे जी की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, तो ये हो गया 196 अपॉन 10 यानी कि 19.6 kg। अब सेम स्प्रिंग बैलेंस से अगर हम इक्वेटर के ऊपर अगर हम वेट मेजर कर रहे हैं तो वहाँ पे जो एपरेंट वेट होगा उस पर रोटेशन के अर्थ के रोटेशन का भी इफेक्ट आएगा। और अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो हम जानते हैं mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। ये एक्सप्रेशन होता है इक्वेटर के लिए। mg की जो वैल्यू है दैट इज 196 माइनस m बॉडी का मास है तो ये हो गया 19.6। ओमेगा जो है वो अर्थ के लिए एंगुलर वेलोसिटी है, तो वो टाइम पीरियड के टर्म में हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ।
अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड जो है वो है 24 आवर, यानी 24 इंटू 3600 इसका स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, यह है 6400 किलोमीटर में है, तो ये हो गया इंटू 10⁻³ ठीक है। तो इन सारी टर्म्स को यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास में जो एक्सप्रेशन आ रहा है दैट इज नियरली इक्वल टू 195.32 न्यूटन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज थ्रू ए पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर, और फ्लो जो है वो लेमिनार फ्लो है ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग रिजल्ट डिस्कस करते हैं, कंटिन्यूटी की इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर में मैक्सिमम और मिनिमम डायमीटर हमें दे रखा है पाइप के लिए 6.4 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर। तो इस फ्लो के लिए हमें मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड जो है उसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है ठीक है। तो हमें पता है कि पाइप में जो कंटिन्यूस फ्लो है उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ कर सकते हैं, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है उसका एक्सप्रेशन वो ये है कि वॉल्यूम फ्लो रेट हर क्रॉस सेक्शन पे वो सेम ही रहेगा। वॉल्यूम फ्लो रेट वो हम एक्सप्रेस करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड ऑफ फ्लूइड एट दैट क्रॉस सेक्शन। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और स्पीड का प्रोडक्ट जो है वो हर क्रॉस सेक्शन के लिए कांस्टेंट है। तो मिनिमम स्पीड वहाँ होगी जहाँ पे एरिया मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम स्पीड वहाँ होगी जहाँ पे एरिया मिनिमम होगा। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन को हम बोल सकते हैं कि अगर एरिया मैक्सिमम है तो वहाँ पे स्पीड मिनिमम होगी, और अगर एरिया मिनिमम है तो वहाँ पे स्पीड जो है वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ से मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड का अगर हम रेशियो देखते हैं तो ये एरिया का रेशियो आ जाएगा मिनिमम एरिया अपॉन मैक्सिमम एरिया। एरिया ऑफ पाइप अगर हम देखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो डायमीटर में दे रखा है तो ये हो गया π/4। मिनिमम डायमीटर, तो मिनिमम डायमीटर की वैल्यू हमें दे रखी है वो है 4.8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4.8 स्क्वायर, πd²/4 है। और मैक्सिमम एरिया देखेंगे तो ये हो गया π/4 इंटू डायमीटर स्क्वायर, तो मैक्सिमम डायमीटर है 6.4 स्क्वायर। ये टर्म्स जो हैं ये कैंसिल हो गई, तो यहाँ से अपने पास में जो है 4.8 और 6.4 इन टर्म्स को हम 16 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया 3/4 स्क्वायर। सो मिनिमम स्पीड अपॉन मैक्सिमम स्पीड का जो ये रेशियो है ये अपने पास में आ गया 9/16। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक चार्ज पार्टिकल है ऑफ मास m एंड चार्ज q। इनिशियल वेलोसिटी v0 j कैप है, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है E0 I कैप एंड मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है B0 I कैप ठीक है। तो हमें ये फाउंड आउट करना है कि आफ्टर हाउ मच टाइम स्पीड ऑफ पार्टिकल बिकम्स डबल ऑफ द इनिशियल स्पीड ठीक है। तो इनिशियल स्पीड वो है v0, और फाइनल स्पीड जो है उसकी वैल्यू क्या होगी 2v0। तो टाइम की कैलकुलेशन करने से पहले हम देखते हैं कि पार्टिकल जो है वो कैसे मूव होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो हैं x डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो y डायरेक्शन में है। तो पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पार्टिकल जो है वो YZ प्लेन में सर्कुलर पाथ पे होगा, साथ में x डायरेक्शन में उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से मोशन आएगी, तो उसकी वजह से जो ओवरऑल पाथ होगा पार्टिकल का वो होगा हेलिकल। अब x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है यानी कि एक्सेलरेशन होगा, तो हेलिकल पाथ की जो पिच होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो हेलिकल पाथ पे मूव होगा जिसकी पिच नॉन यूनिफॉर्म है। YZ प्लेन के अंदर मोशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से है, तो उसकी वजह से स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो स्पीड में जो चेंज होगा यानी जो वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो सिर्फ x डायरेक्शन की वेलोसिटी में होगा ठीक है। YZ प्लेन के अंदर जो है सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा।
ओवरऑल वेलोसिटी जो है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वेक्टर सम के फॉर्म में, वाईजेड प्लेन में वेलोसिटी और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल विल मूव ऑन helical path with non-uniform pitch। ठीक है, इन YZ प्लेन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मोशन YZ प्लेन में हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज। ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन, इसके लिए अगर हम देखें तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, फोर्स लगेगा, उसके लिए हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू QE। तो यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं एक्स डायरेक्शन में तो इसकी वैल्यू आ गई QE/m। तो एक्स डायरेक्शन में अगर हम वेलोसिटी अगर देखेंगे तो किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी Vx विल बी इक्वल टू UX प्लस AX इंटू T, ये वैल्यू होगी, और x में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो Vx की जो वैल्यू अपने पास में आ रही है वो अपने पास में ये हो गई AX इंटू T। ठीक है, AX की वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ से ये अपने पास में आ गया QE/m इंटू T। ठीक है, सो Vx इज इक्वल टू QE/m इंटू T। ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। ओवरऑल जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो अगर हम चेक करते हैं तो उसकी वैल्यू होगी, सो नेट वेलोसिटी V विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, जो YZ प्लेन में स्पीड है वो तो है V0, तो YZ प्लेन में जो वेलोसिटी होगी हर इंस्टेंट पे वो x डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, तो वैल्यू V0 स्क्वायर है और ये हो गया Vx स्क्वायर। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। हमें गिवन है कि जो ओवरऑल वेलोसिटी है वो डबल होनी चाहिए इनिशियल वेलोसिटी की, तो ये हो गया 2V0 स्क्वायर, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, ये हो गया V0 स्क्वायर प्लस Vx स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में Vx की जो वैल्यू आ रही है ये आ गई √3V0, और Vx की वैल्यू जो है वो इसके भी इक्वल है, तो यहाँ से इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेट कर देते हैं, ये हो गया QE/m इंटू T। तो अब अगर हम टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो टाइम अपने पास में आ गया √3mV0/QE। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हिस्टेरेसिस लूप हमें दे रखा है, यानी कि कैपिटल H और B के बीच में ग्राफ हमें दे रखा है। अब यहाँ पे इस मटेरियल के लिए ग्राफ के बेसिस पे हमें कोअर्सिविटी, रिटेंटिविटी और सैचुरेशन की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ग्राफ हमने फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। वाई एक्सिस पे B है यूनिट टेस्ला, और एक्स एक्सिस पे जो है वो H है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो कि एक्सप्रेस होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और यूनिट जो है ये है एम्पियर पर मीटर। तो कोअर्सिविटी और रिटेंटिविटी और सैचुरेशन अगर हमें देखना है तो हम ये जानते हैं कि सैचुरेशन का मतलब ये है कि जहाँ पे जाके मैग्नेटाइजेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाए, तो वो यहाँ पे ये वाला पॉइंट होता है। तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पे सैचुरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है S को। ठीक है, रिटेंटिविटी इसको रिप्रेजेंट करती है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको अगर हम H को, यानी कि जो अप्लाइड फील्ड है उसको अगर हम 0 कर देते हैं तो उसमें कितना मैग्नेटाइजेशन जो है वहाँ पे बचेगा, तो वो ये वाला वैल्यू होता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर कितना उसमें है, तो ये हो गया रिटेंटिविटी।
कोअर्सिविटी जो है वो अगर हम देखेंगे तो कोअर्सिविटी ये होता है कि मैग्नेटिक कैरेक्टर्स को कंप्लीटली जो है वो ख़त्म करने के लिए कितना अपोजिट डायरेक्शन में हमें फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो ये वाली वैल्यू होती है। इसको ले लेते हैं सी से, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये एक्सप्रेस कर सकते हैं कि रिटेंटिविटी is 1.0 टेस्ला, कोअर्सिविटी इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड सिर्फ हम देख रहे हैं तो ये मैग्नीट्यूड हो गया 50 एम्पियर पर मीटर, एंड सैचुरेशन इज इक्वल टू दिस, और ये अपने पास में वैल्यू है, ये 1 है, ये 2 है, और ये यहाँ पे एक और डिवीजन है बीच में दोनों के, तो ये होगा 1.5 टेस्ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक एलआर सर्किट है जिसमें कि सीरीज़ में इंडक्टर जिसके लिए इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी है और एक रजिस्टर 5 ओम जो है वो हम यहाँ पे कनेक्टेड है, और इन पे एक बैटरी जो है वो 20 वोल्ट की है वो हम कनेक्ट कर रहे हैं t इक्वल टू 0 पे। तो सर्किट में जो स्टडी स्टेट में करंट है यानी कि इनफाइनाइट टाइम के बाद में जो करंट है और t इक्वल टू 40 सेकेंड पे जो करंट है, इन दोनों करंट का रेशियो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और साथ में हमें एक और डाटा दे रखा है दैट इज़ वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं 7.389, ठीक है। तो करंट का एक्सप्रेशन हम यहाँ पे देखते हैं, पहले जनरल एक्सप्रेशन, क्योंकि एलआर सर्किट है और एलआर सर्किट में बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो ग्रोथ ऑफ करंट की इक्वेशन यहाँ पे अपने को देखनी है। सर्किट जो है वो कुछ इस टाइप से है, हम ले लेते हैं कि ये रजिस्टर है और यहाँ पे ये एक इंडक्टर कनेक्टेड है, 20 वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट कर दी, और ये हम स्विच ले लेते हैं एक, इंडक्टेंस ये हमें दे रखा है वैल्यू 10 मिली हेनरी, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे जो है ये स्विच हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। तो हमें पता है कि इसमें जो ग्रोथ ऑफ करंट की इक्वेशन होती है दैट इज I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाइम कॉन्स्टेंट टो, और टाइम कॉन्स्टेंट टो जो है उसकी वैल्यू हम जानते हैं, ये होती है एल आर सर्किट के लिए L बाई आर। तो यहाँ से अपने पास में करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो है I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर टी अपॉन एल, और आई नॉट जो है वो स्टडी स्टेट करंट है, यानी कि t टेंस टू इनफाइनाइट पे जो सर्किट में करंट होगी। सो हम आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि t टेंस टू इनफाइनाइट पे जो करंट है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, I t टेंस टू इनफाइनाइट विच इज़ इक्वल टू आई नॉट। अब स्टडी स्टेट के अंदर हम जानते हैं कि इंडक्टर जो है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाती है, तो सारी की सारी जो बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है वो रजिस्टर पे ही अप्लाइड होगी। तो स्टडी स्टेट में इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 20/5, सो इट इज़ 4 एम्पियर। t इक्वल टू 40 सेकेंड पे भी हमें करंट कैलकुलेट करना है, तो वो हम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड I t इक्वल टू 40 सेकेंड दैट इज़ इक्वल टू आई नॉट हो गया 4, इसमें वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर टी। आर जो है उसके लिए हमें वैल्यू गिवन है वो है 5, सो दिस इज़ -5 इंटू टाइम हो गया 40, और इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो है 10 मिली हेनरी, यानी कि 10 रेज टू पावर -2। ये एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ से I एट t इक्वल टू 40 सेकेंड ये हो गया 4 इंटू 1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 200 और इससे डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे ये हो गया e रेज टू पावर -20,000। तो इसको डिनोमीटर में ले लेते हैं, ये हो गया e स्क्वायर रेज टू पावर
10,000। ठीक है, ई स्क्वायर में इसको हमने इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि ई स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है 7.89, तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास में आ गया आई इक्वल टी इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 4 1 माइनस 7.389 रेस्ट टू पावर 10,000। ठीक है, तो अब अगर हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, सो रेशियो ऑफ करंट t टेंड्स टू इन्फिनिटी अपॉन करंट t इक्वल टू 40 सेकेंड। तो यहाँ पे इस रेशियो की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो ये हो गया 4/4 इंटू 1 माइनस 7.389 रेस्ट टू पावर 10,000। अब देखो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 4 जो है ये तो कैंसिल हो गया, 7.389 रेस्ट टू पावर 10,000 जो है इसकी वैल्यू काफ़ी लार्ज होगी, तो 1 अपॉन दिस लार्ज क्वांटिटी ये वाली टर्म जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 को अप्रोच कर रही होगी। तो ये काफ़ी स्मॉलर क्वांटिटी है, बट हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 माइनस दिस टर्म, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से स्लाइटली कम होगी। तो ये जो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है, दिस टर्म आई टी टेंड्स टू इन्फिनिटी अपॉन आई टी इक्वल टू 40, ये जो टर्म है ये स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस वाली टर्म की वैल्यू 1 से स्लाइटली स्मॉल होगी। तो अगर ये 1 से स्लाइटली ग्रेटर है तो हम जो ऑप्शंस हैं उनको हम देख सकते हैं कि जो 1 से स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू जो है वो अपने पास में यहाँ पे है 1.06। ठीक है, ये नियरेस्ट वैल्यू है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिचुएशन में हमें एक क्यूबिकल बॉक्स गिवन है ऑफ साइड लेंथ a। क्यूबिकल बॉक्स को हमें मूव करना है बाय अप्लाइंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F, और F की मिनिमम वैल्यू अप्लाई करके हमें इसको मूव करना है। रफ फ्लोर पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट वो हमें दे रखा है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो COM से हम B हाइट ऊपर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें 100 इंटू B/A की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, फॉर विच ब्लॉक विल नॉट टॉपल बिफोर मूविंग। ठीक है, यानी मूव होने से पहले ब्लॉक टॉपल नहीं होना चाहिए, उसके लिए 100 इंटू B/A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड होगी ब्लॉक को स्लाइड करने के लिए और ब्लॉक को टॉपल करने के लिए, दोनों वैल्यूज़ क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, फिर हम गिवन कंडीशन के लिए हम वहाँ पे यूज़ कर लेंगे कि क्या रिलेशन होना चाहिए। तो ब्लॉक को स्लाइड करने के लिए अगर हम देखेंगे तो जस्ट बिफोर स्लाइडिंग, अगर ब्लॉक पे हम देखेंगे तो COM पे mg लग रहा है, और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाई किया है, COM से ये डिस्टेंस B है। फ्रिक्शन फोर्स वो इधर की तरफ लग रहा होगा, और जस्ट बिफोर स्लाइडिंग में हम देख रहे हैं तो ये Fs मैक्स होगा, और Fs मैक्स की वैल्यू वो हम जानते हैं वो होती है म्यू इंटू नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो जस्ट बिफोर स्लाइडिंग सिस्टम जो है वो रेस्ट पे इक्विलिब्रियम में है, तो नॉर्मल की वैल्यू है अपने पास में mg, और यहाँ पे जो फोर्स की मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड होगी इसको मूव करने के लिए वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि F मिनिमम शुड बी इक्वल टू Fs मैक्स and this should be equal to mu into n is equal to mg, so it is mu mg। ठीक है, तो स्लाइड करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है दैट इज mu mg। टॉपल करने के लिए कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जस्ट बिफोर टॉपलिंग, यानी कि स्लाइड नहीं हो रहा और अगर टॉपल हो रहा है तो मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड है। तो फिर से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। अब इसकी जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू वो मान लेते हैं F मिनिमम डैश है। यहाँ पे ये COM है, ये डिस्टेंस B हमें गियर की है, COM पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg भी लग रहा है,
और इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। स्लाइड होने से पहले टॉपल करने के लिए कितना रिक्वायर्ड है ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। और जस्ट बिफोर टॉपलिंग की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल जो है वो इस वाले एज पे शिफ्ट हो गई होगी, तो यहाँ पे नॉर्मल अप्लाई हो रही है। क्यूब की साइड लेंथ जो है वो हमें दे रखी है, दैट इज ए, तो यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी a/2, ठीक है। तो जस्ट बिफोर टॉपलिंग जो है सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तो यहाँ से ये रिलेशंस हम देख सकते हैं कि n जो है वो mg के इक्वल है और साथ में फ्रिक्शन फोर्स जो है वो F मिनिमम डैश के इक्वल है। तो ये तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन होगी। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए अगर हम देखेंगे, ये तो F नेट 0 की वैल्यू है के लिए रिलेशन है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए अगर हम देखेंगे तो नेट टॉर्क जो है सिस्टम पे वो भी 0 होगा इस सिचुएशन में। तो अब टॉर्क के लिए हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं, COM के अबाउट भी कर सकते हैं, या फिर हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि जब ये टॉपल होगा तो इस वाले पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा, तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं P, ठीक है, जिस पे नॉर्मल एक्ट कर रही है। तो पॉइंट P के अबाउट नेट टॉर्क जो है वो 0 होना चाहिए। पॉइंट P अगर हम ले लेते हैं तो फ्रिक्शन की लाइन ऑफ एक्शन P से पास हो रही है, नॉर्मल भी लाइन ऑफ एक्शन जो है उसकी भी P से पास हो रही है, तो दोनों का टॉर्क 0 हो गया। P के अबाउट F मिनिमम का टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा है और mg का टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों टॉर्क एक दूसरे को यहाँ पे बैलेंस कर रहे होंगे। तो यहाँ से हम एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि F मिनिमम डैश इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी, ये हो गया B प्लस a/2। mg का टॉर्क देखेंगे तो ये हो गया mg इंटू a/2। तो यहाँ से अपने पास में F मिनिमम डैश की वैल्यू जो आ रही है वो हो गई mg इंटू a/2 अपॉन b प्लस a/2, ठीक है। सो ये हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली अप्लाइड फोर्स के मिनिमम, ये स्लाइड करने के लिए और ये टॉपल करने के लिए। अब हम देखते हैं कि हमें दे रखा है कि हमें 100 इंटू b/a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर बॉक्स नॉट टू टॉपल बिफोर मूविंग, यानी कि मूव होने से पहले बॉक्स जो है वो टॉपल नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें b/a की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अगर मूव होने से पहले ब्लॉक टॉपल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि हमें पता है कि मूव करने के लिए तो इतना फोर्स रिक्वायर्ड है और टॉपल करने के लिए इतना रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ये हो गया कि F मिनिमम की जो वैल्यू है वो F डैश मिनिमम से कम होनी चाहिए, तभी जो है ये पहले मूव होगा और बाद में टॉपल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सो फॉर नॉट टॉपलिंग बिफोर मूविंग F मिनिमम शुड बी लेस देन, इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं इक्वलिटी वाले केस में भी। जैसे ही ये स्लाइड होना स्टार्ट होगा जस्ट उसी इंस्टेंट पे, या हम बोल सकते हैं जस्ट उसके बाद में ये टॉपल होगा। सो F मिनिमम शुड बी लेस देन इक्वल टू F डैश मिनिमम, ठीक है, ये रिलेशन होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ रख देते हैं, तो ये हो गया म्यू इंटू एम जी लेस देन इक्वल टू F डैश मिनिमम इज mg इंटू a अपॉन 2 अपॉन b प्लस a/2, ठीक है। mg जो है ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मैं म्यू की भी वैल्यू रख देता हूँ। म्यू 0.4 है, तो 0.4 को इससे b प्लस a/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 0.4b प्लस 0.2 इंटू a लेस देन इक्वल टू a/2 है, a/2 को हम रख सकते हैं 0.5a, ठीक है। सो यहाँ से ये एक्सप्रेशन अपने पास में आ गया। एक ही टर्म को मैं इधर ले लेता हूँ, 0.4b लेस देन इक्वल टू 0.3a, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से ये रिलेशन अपने पास में आ गया, b अपॉन a इज़ लेस देन इक्वल टू 3/4। 3/4 जो है उसको हम बोल सकते हैं वो है 0.75, सो b/a इज़ लेस देन इक्वल टू 0.75। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि 100 इंटू b/a शुड बी लेस देन इक्वल टू 75, ठीक है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि 100 इंटू b/a की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 75 है। अब क्वेश्चन के साथ में यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये थियोरटिकल वैल्यू तो ये आ गई, बट प्रैक्टिकली अगर हम सिचुएशन में अगर हम देखेंगे प्रैक्टिकली,
तो ये वाली जो वैल्यू है b बाई ए की, ये वाली वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से अगर हम b की वैल्यू अगर देखते हैं तो b इज़ लेस देन इक्वल टू 3a/4। तो b की वैल्यू अगर 3a/4 अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है ये सरफेस से ऊपर चला जाएगा, यहाँ से सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो फिर ये फोर्स हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जेई ने जो है इसका जो आंसर दिया है वो थ्योरेटिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग ही दिया है। कैसे फोर्स अप्लाई हो रहा है इसके बारे में हमें यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं लेना है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर जो जेई ने डिक्लेयर किया है दैट इज 75, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक 60 पिकोफैराड के कैपेसिटर को 20 वोल्ट की सप्लाई से फुली चार्ज कर रहे हैं। इसके बाद में इस चार्ज कैपेसिटर को एक दूसरे कैपेसिटर जिसका भी कैपेसिटेंस सेम ही है 60 पिकोफैराड से पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद में जब चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन पे, तो इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है उसका लॉस हमें फाइंड आउट करना है, यानी हीट लॉस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। हीट लॉस बेसिकली जो स्टोर्ड एनर्जी में चेंज होगा उसके इक्वल होगा यहाँ पे। तो हम स्टोर्ड एनर्जी में चेंज कैलकुलेट करते हैं कि पहले कितनी है और बाद में कितनी है, ठीक है। तो अपने पास में सिचुएशन ये है कि पहले ये अपने पास में एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के को अगर हम फुली चार्ज कर देते हैं तो इसके जो टर्मिनल्स हैं उन पे चार्ज जो है वो हम मान लेते हैं कि इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। तो 20 वोल्ट से अगर हमने इसको चार्ज कर दिया है तो यहाँ पे Q और इस वाले टर्मिनल पे मान लेते हैं ये -Q आ गया, ठीक है। Q की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं चाहें तो। Q की वैल्यू जो होगी वो होगी कैपेसिटेंस C, और C की वैल्यू हमें दे रखी है दैट इज 60 पिकोफैराड इनटू वोल्टेज V। तो यहाँ से Q की वैल्यू हम चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। C जो है ये हो गया 60 इंटू 10⁻⁻12 और V जो है वो अपने पास में वोल्टेज है 20 वोल्ट। तो यहाँ से अपने पास में जो वैल्यू आ रही है दैट इज ये हो गया 1.2 नैनो कूलम, ठीक है। 1200 इंटू 10⁻⁻12 है, तो ये अपने पास में चार्ज की वैल्यू होगी। अब इस चार्ज कैपेसिटर को जो है हम एक दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिचुएशन ये हो गई कि जस्ट आफ्टर कनेक्शन अगर हम देखेंगे तो जस्ट आफ्टर कनेक्शन इस पे तो चार्ज Q है, इधर -Q, और इस पे चार्ज जो है वो 0 है और इस वाली प्लेट पे भी 0 है, ठीक है। तो अब जस्ट आफ्टर कनेक्शन जो है ये सिचुएशन हो गई, ये इनिशियल है। फाइनली जब चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे तो हमें ये पता है कि इनके प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर रखा है, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच में भी हो जाएगा। यानी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल जो है दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस वो सेम हो जाएगा, यानी कि दोनों कैपेसिटर अब किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इन पे जो चार्जेस होंगे वो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हम देख सकते हैं कि अब इस पे चार्ज मान लेते हैं वो Q1 है, तो इधर -Q1 हो जाएगा, और इस पे Q2 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -Q2, ठीक है। तो एक तो हम यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं कि जो प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है, यानी कि ये जो प्लेट है दोनों, इन दोनों का टोटल चार्ज जो है वो आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि वो कंजर्व्ड है। यानी कि अपने पास में एक रिलेशन तो ये आ गया Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, एंड दूसरा रिलेशन अगर हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस सेम कर देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस सेम करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अपने पास में आ गई Q1/C, और इसके वैल्यू जो है वो भी होगी Q2/C, क्योंकि कैपेसिटेंस दोनों का सेम है तो चार्जेस भी दोनों पे क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि Q1 और Q2 जो है दोनों इक्वल हैं और दोनों की वैल्यू जो है वो Q/2 के इक्वल है, ठीक है। तो दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो इनिशियल इस पे जो चार्ज था उसका हाफ हो गया, यानी कि दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इनिशियल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो V1 विल बी इक्वल टू V2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 10 वोल्ट, क्योंकि कैपेसिटेंस तो सेम है और अगर चार्ज सेम है
तो पोटेंशियल भी सेम ही होगा और चार्ज इनिशियल का हाफ है, तो इसका मतलब पोटेंशियल जो है वो इनिशियल का हाफ होगा। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में हम यहाँ पे इनिशियल सिचुएशन के लिए जो है अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं यू इनिशियल, तो यहाँ पे यू इनिशियल की वैल्यू अपने पास में आ गई हाफ इंटू सी वी स्क्वायर, सी ये हो गया 60 इंटू 10⁻⁻12 और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना था 20। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अपने पास में आ रही है 20 का स्क्वायर है, तो एक 2 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 12 और पावर 3 10 की और -12 यहाँ पे है, तो ये हो गया 10⁻⁻9, तो ये हो गया नैनो जूल। ठीक है, इस वाली सिचुएशन में अगर हम कैलकुलेट करते हैं फाइनल, तो फाइनल में इन दोनों में सेपरेटली कैलकुलेट करके उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर हम ये देख रहे हैं कि दोनों जो हैं उनका इक्विवेलेंट निकाल के उसके लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख लेता हूँ एक के लिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो गया हाफ इंटू कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गई 60 इंटू 10⁻⁻12 और अब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस कितना है 10, तो ये अपने पास में कितना आ गया 100 10 स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू अपने पास में आ रही है 6 नैनो जूल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो 12 नैनो जूल है और फाइनल जो है वो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में 6 नैनो जूल है। सो वी कैन से हीट लॉस विल बी इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, और यहाँ पे हीट लॉस की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 6 नैनो जूल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि P एंड Q दो वेक्टर हैं और उनका रिजल्टेंट है वेक्टर R। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर P के मैग्नीट्यूड के ही इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो वेक्टर 2P और वेक्टर Q के रिजल्टेंट का वेक्टर Q के साथ में जो एंगल है वो एंगल यहाँ पे डिफाइन किया है थीटा, और उसकी वैल्यू डिग्री में हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम पहले जो हमें दे रखा है कि वेक्टर R वेक्टर P के इक्वल है वहाँ से रिलेशन देखते हैं। मैं मान लेता हूँ कि जो वेक्टर P है वो इस डायरेक्शन में है और वेक्टर Q जो है वो P के साथ में कोई एंगल अल्फा पे है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इधर की तरफ आएगा, ये है वेक्टर R, ये वेक्टर Q है। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है R, इसके लिए हमें दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ R इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P। तो मैग्नीट्यूड ऑफ R अगर वो मैग्नीट्यूड ऑफ P के इक्वल है तो यहाँ से अपने पास में ये हो गया कि R का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर कर देता हूँ मैं, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा इज इक्वल टू P स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ से अपने पास में ये आ गया कि 2PQ कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q स्क्वायर, क्योंकि एक टर्म जो है वो कैंसिल हो गई। ठीक है, यहाँ से हम कॉस अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस अल्फा इज माइनस Q अपॉन 2P। ठीक है, अब हमें वेक्टर कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट 2P और वेक्टर Q का। तो 2P वेक्टर जो होगा वो वेक्टर P की ही डायरेक्शन में होगा, तो ये हम ले लेते हैं कि यह है वेक्टर 2P और ये वेक्टर Q है। वेक्टर Q का एंगल 2P के साथ में वही होगा जो P के साथ में है, यानी कि ये एंगल अल्फा है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ये होगा, ये है वेक्टर 2P प्लस Q। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो वेक्टर Q के साथ में एंगल है, ये वाला एंगल, ये थीटा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसमें हम वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं। दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसका किसी भी वेक्टर के साथ में एंगल हमें कैलकुलेट करना है। जैसे कि यहाँ पे Q के साथ में एंगल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो tan थीटा कैन बी रिटन एज 2P दूसरे वेक्टर के लिए 2P, और दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल ये हो गया अल्फा, तो ये हो गया 2P साइन अल्फा
इसके बाद में डिनोमीटर में जिस वेक्टर के साथ में हमें कैलकुलेट करना है उसका मैग्नीट्यूड प्लस दूसरा वेक्टर वो है 2p, ये हो गया कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू अगर हम ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो अपने पास में ये आ गया 2p साइन अल्फा, या फिर मैं यहाँ से ये देख सकता हूँ कि ये वाली जो टर्म है इस रिलेशन को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि q प्लस 2p कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये अपने पास में डिनोमीटर में ये एक्सप्रेशन 0 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि टेन थीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास में इनफाइनाइट आ गई। सो थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाई 2, और वी कैन से डिग्री में हमें बताना है तो ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट में सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ जो है वो 560 सेंटीमीटर है। अब अगर इस सेल के लिए अगर हम पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं 10 ओम का, तो बैलेंस लेंथ जो है वो 60 सेंटीमीटर से चेंज हो जाती है। ठीक है, तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हमें फाइंड आउट करना है और उसकी वैल्यू को हमें कंपेयर करना है n/10 ओम से, और n की वैल्यू जो है वो इंटीजर है वो हमें फाइंड आउट करनी है फिर। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट के लिए अगर हम सर्किट डायग्राम हम देखें तो ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, ये पोटेंशियोमीटर का इंटरनल सर्किट है, नॉन बैटरी नॉन रेजिस्टेंस, और पोटेंशियोमीटर वायर के जो टर्मिनल्स हैं ये हम ले लेते हैं, ये है AB। और ये PQ टर्मिनल जो हैं इनको P टर्मिनल A से कनेक्ट होता है, ये हम जानते हैं सर्किट डायग्राम से। और यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर से ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे पॉइंट C पे कनेक्टेड है। C जो है वो बैलेंस पॉइंट होता है, और सेल को जो है वो हम P और Q के बीच में कनेक्ट करते हैं। तो ये अपने पास में सेल हो गया, EMF E है और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं R। तो ये जो बैलेंस लेंथ है ये हम ले लेते हैं L1 और इसकी वैल्यू है 560 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस वो हम ले लेते हैं फाई है। तो पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता है कि EMF E विल बी इक्वल टू फाई इंटू L1, ये अपने पास में एक रिलेशन है। इसके बाद में हम जो बैटरी है इस बैटरी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं, तो अब अपने पास में सर्किट जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगा। ये पोटेंशियोमीटर का इंटरनल सर्किट है, ये जो बैलेंस लेंथ है ये है L2, और यहाँ पे इसके पैरेलल में हमने ये एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, और रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू है 10 ओम। EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। बैलेंस सिचुएशन में हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होता है, यानी यहाँ पे भी इन दोनों केसेस में I की वैल्यू 0 है। और हम देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में ये सर्किट कंप्लीट है, तो इसमें भी करंट फ्लो कर रहा होगा, तो इसमें जो करंट की वैल्यू होगी अगर वो वैल्यू हम देखें तो यहाँ पे ये करंट I जो है वो इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, I की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें I अपने पास में आ गया, I विल बी इक्वल टू, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो ये हो गया E/10 प्लस R। ठीक है, तो अब पॉइंट P और Q के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस 10 ओम के वायर के अक्रॉस भी होगा, और वही यहाँ पे इस बैटरी के लिए टर्मिनल वोल्टेज भी होगी, यानी जिसकी वैल्यू E-IR के इक्वल होगी। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर देते हैं। यहाँ पे अपने पास में ये आ गया VP माइनस VQ, दिस विल बी इक्वल टू I इंटू R 10 ओम, और ये A और C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल होगा VA माइनस VC। अब VA माइनस VC कैलकुलेट करने के लिए हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू फाई इंटू L2।
अब L2 की वैल्यू हम पहले चेक करते हैं। हम देख रहे हैं कि पहले जब सिर्फ बैटरी कनेक्टेड थी तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बैटरी के ईएमएफ के इक्वल था, P और Q के बीच में। लेकिन अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा E माइनस आई आर, यानी कि अब उसकी वैल्यू ईएमएफ से कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो 60 सेंटीमीटर से जब ये डिस्प्लेस होगा बैलेंस पॉइंट, तो पहले 560 था, अब इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 500 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन में हम I की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो गया E इंटू 10 अपॉन 10 प्लस आर इक्वल टू 5 इंटू L2। L2 जो है इसकी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे अपने पास में L2 की वैल्यू है 500। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 1 जो है इसमें हम 5 इंटू L1 की वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया 560। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस का अगर हम रेशियो अगर ले लेते हैं तो रेशियो लेने से E जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे कैंसिल हो जाएगा। ये अपने पास में आ गया 10 अपॉन 10 प्लस आर 500 अपॉन 560। ये टर्म्स कैंसिल हो गई। यहाँ से अपने पास में ये आ गया 56 इक्वल टू 50 प्लस 5R। तो यहाँ से हम R की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो R की वैल्यू अपने पास में आ गई 6 अपॉन 5। और हमें दे रखा है कि R की वैल्यू जो है वो n/10 के इक्वल है, तो इसको मैं n/10 के इक्वल कर देता हूँ। और n/10 के इक्वल करने से यहाँ से जो n की वैल्यू अपने पास में आ रही है दैट इज़ 12। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि एक थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर में हम m ग्राम ऑफ स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर को मिक्स कर रहे हैं 200 ग्राम ऑफ आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इनको मिक्स करने से जो फाइनल इक्विलिब्रियम पर हमें सब्सटेंस मिल रहा है वो हमें दे रखा है कि लिक्विड वाटर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें मिल रहा है। ठीक है, तो m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि स्टीम को हम आइस से मिक्स कर रहे हैं और फाइनली जो है वाटर मिल रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि स्टीम जो है वो तो टेम्परेचर लूज़ करके जो है वो 40 पे आएगी और आइस जो है वो टेम्परेचर गेन करके जो है वो 40 पे आएगी और अपनी स्टेट भी चेंज होंगी दोनों की। तो हम ये बोल सकते हैं कि आइस जो है वो तो हीट गेन करेगी और स्टीम जो है वो हीट लूज़ करेगी। थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर है तो जितना स्टीम हीट लूज़ करेगी उतना ही आइस जो है वो हीट गेन करेगी। तो हम इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। तो हीट लॉस हम देखते हैं कि इनिशियली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उससे 40 तक वाटर में कन्वर्ट होके आने में कितना यहाँ पे हीट लॉस होगा। तो m ग्राम ऑफ स्टीम जो है जब वाटर में कन्वर्ट होगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसमें जो रिलीज एनर्जी होगी वो होगी m इंटू 540। हमें गिवन है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब ये जो m ग्राम यहाँ पे वाटर फॉर्म हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, तो टेम्परेचर चेंज होगा 100 to 40 यानी 60 से। और ये वाटर है तो m इंटू स्पेसिफिक हीट 1 इंटू डेल्टा टी, ये अपने पास में हो गया 60। तो ये टोटल हीट लॉस हो गया स्टीम से। अब हीट गेन अगर हम देखेंगे तो पहले आइस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो ये हीट एब्जॉर्ब करके वाटर में कन्वर्ट होगी। तो आइस का जो है मास हमें दे रखा है 200। 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है 80। तो अब अपने पास में आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब इस वाटर का टेम्परेचर राइज होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये हो गया 20, स्पेसिफिक हीट 1 हो गई वाटर के लिए और टेम्परेचर में चेंज 0 to 40 यानी कि ये हो गया 40। तो यहाँ से इन टर्म्स को क्लब कर देते हैं, तो 540 प्लस 60 ये हो गया 600 m। इधर की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये हो गया अपने पास में 200 में कॉमन ले लेता हूँ और 80 प्लस 40 ये हो गया 120। ये कैंसिल हो गया, 6 से इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 20। तो यहाँ से m की वैल्यू अपने पास में आ रही है